नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। तारीख 29 नवंबर, दिन गुरुवार। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय की वो खबरें जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अब एग्जाम्स हमारे सभी लगे हुए हैं। तो इसी के साथ ही यदि आप एमपी पटवारी और उसके साथ जो संयुक्त परीक्षा 2023 का आयोजन होने वाला है उसके लिए आप यदि कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरु जी में 5 जनवरी तक के लिए चल रहा है ऑफर। यदि 996 रुपए के इस कोर्स के साथ आपको वीडियो लेक्चर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, प्रिंटेड नोट्स भी मिल रहे हैं, साथ में करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगा, पीडीएफ की इसकी ई बुक भी रहेगी, प्रिंटेड नोट्स इसके साथ फ्री मिल रहे हैं जिनकी कॉस्ट 899 रुपए की रहेगी। 5 जनवरी के बाद आप ये नोट्स अलग से भी खरीद कर पाएंगे, ठीक है। और साथ में इसमें एक चीज ऐड नहीं है, वो है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए ये जो नंबर नीचे दिए गए हैं आप इनमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या एमपीपीएससी 2022 के लिए आपको अपडेटेड नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो भी परचेज कर सकते हैं एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म से। जल्द ही एमपीपीएससी प्री 2022 के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की जाएगी और इसकी जो एक डेट है वो 5 जनवरी को घोषित कर दी जाएगी जैसे ही ये ऑफर खत्म होगा। इसी के साथ इंग्लिश मीडियम नोट्स की जो बुकिंग है मेंस की, यहाँ पर मैं प्री की बात नहीं कर रहा हूँ, प्री के नोट्स उपलब्ध है। मुख्य परीक्षा इंग्लिश मीडियम के जो नोट्स होंगे हमारे, उसकी भी घोषणा आपको 5 जनवरी की जाएगी। 5 जनवरी को इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर दी जाएगी और उसके 10 दिन बाद से नोट्स की डिस्पैचिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी। शुरुआत करते हैं आज की सुबह आज के विचारों के साथ। तो सुकरात का विचार है, प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही उत्तर है। एक तो इनके जो विचार रहते थे सुकरात के, बहुत ही मतलब गहरे विचार होते थे। यहाँ पर आप थोड़ा समझेंगे यदि प्रश्न को अच्छे से समझ लेना है कि प्रश्न क्या है। और हमने चाणक्य का भी पढ़ा है कोट, आपने स्वामी विवेकानंद का भी कोट पढ़ा। इनमें आप यदि एक कॉमन बात देखेंगे तो वो ये है कि उनका एक, चाणक्य ने भी ये कहा है कि पहले आप ये किसी भी कार्य करने से पहले आप ये पूछो कि ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ। तो आपके पास जब इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, तो उसका उत्तर अपने आप आपको मिल जाएगा कि यह कार्य आप अपने स्वयं के मन से कर रहे हो या किसी के प्रेशराइज में कर रहे हो, या ये कार्य का आपका उद्देश्य क्या है। जब उद्देश्य साफ होता है तो लक्ष्य हम अपने आप पा लेते हैं। यही स्वामी विवेकानंद ने कहा। तो जो भी हमारे दार्शनिक विचार होते हैं, एक कंक्लूजन होते हैं। सभी के जो दर्शन शास्त्र होता है उसका समझने का अपना अपना एक विषय है, उसका एक तरीका होता है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। तो वहीं पर यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि यदि हमने ये समझ लिया, अपने प्रश्न को हमने हमने अपने स्वयं से प्रश्न किया कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ या मुझे ये क्यों करना चाहिए, मेरे उद्देश्य क्या है, मेरे लक्ष्य क्या है, मैं ये सब क्यों पढ़ रहा हूँ, या करंट अफेयर में क्यों देख रहा हूँ, या ये करंट अफेयर में क्यों सुबह उठ करके देख रहा हूँ, इसकी पीडीएफ पे क्यों डाउनलोड कर रहा हूँ। ये प्रश्न है, सामान्य सी भाषा में ये प्रश्न है। जीवन में यदि कोई भी हमारे लक्ष्य होते हैं तो उसके लिए हमारे मन में सबसे पहले प्रश्न आते हैं ये काम मुझे करना है। तो पहली बात तो ये क्यों करना है। जब हम उस क्यों का उत्तर जान जाते हैं कि ये मुझे क्यों करना है, वही हमारा लक्ष्य होता है, तो उत्तर हमें आधा वही मिल जाता है। आधी कसर जो रह जाती है उस कार्य को पूरा करने के लिए हमें ऊर्जा लगाने की रह जाती है, रणनीति बनाने की रह जाती है, और वहां तक पहुंचने की रह जाती है। तो बड़े बुजुर्गों के विचार हैं, ये ऐसे ही नहीं आते, बहुत गहन विचार के बाद आते हैं। तो शुरुआत करते हैं इन्हीं विचारों के साथ कि आज का हमारा लक्ष्य क्या है, करंट अफेयर रिवाइज करना है। तो निम्न में से कौन सा राज्य भारत में पहली बार विश्व टेबल टेनिस यानी WTT की श्रृंखला की मेजबानी करेगा, तो वो राज्य होगा गोवा। भारत सरकार ने नेजल कोविड वैक्सीन को लॉन्च किया है। ये जो नाक के द्वारा ली जाने वाली वैक्सीन है, ये किसके द्वारा बनाई गई है, भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है। हॉकी विश्व कप 2023 में भारतीय टीम की जो कप्तानी करेंगे वो हरमनप्रीत सिंह करेंगे। कप्तान का नाम, जगह का नाम, कप का नाम, सब कुछ रट के रखना है, क्योंकि ये आपसे आने वाले जितने भी 2023 के पेपर होंगे उसमें इस श्रृंखला से जुड़ा हुआ आपको प्रश्न मिलने वाला है, निश्चित रहिए। निम्न में से कौन हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये अनिल कुमार लाहौटी है। साहित्य अकादमी 2022 का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया कवि बद्री नारायण को। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी लाइनें जो है आपके प्रश्नों से जुड़ी हुई हैं, आपकी परीक्षा से जुड़ी हुई हैं। हम बहुत कम करंट अफेयर लेकर के आते हैं, आपको 5 नेशनल इंटरनेशनल मिलते हैं, मिला करके 5 आपके मध्य प्रदेश के मिलते हैं, कभी कभी 4 और 3 भी हो जाते हैं। तो वहां मेरा उद्देश्य रहता है कि हम केवल उन्हीं प्रश्नों पर समय दें, उन्हीं प्रश्नों को करें जो हमारी परीक्षा में आने के लिए महत्वपूर्ण है। अनावश्यक रूप से ऐसे प्रश्नों में हम अपना माथा नहीं खपाएं या हम अपना समय नहीं दें जो कि केवल कल हो सकता है वो बदल जाए, या उसका कोई बोलते हैं ना सिर पैर, बिना सिर पैर का करंट अफेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे करंट अफेयर्स की क्लास लग रही है डेली की,
हमारा जो एग्जाम का नेचर है, सबसे पहले आपको एक, आपने अभी हमने कोट पढ़ा कि किसी प्रश्न को समझ लेना है इसका आधा उत्तर है, तो सबसे पहले आपको एग्जाम को समझना है। एग्जाम आप समझो, एमपीपीएससी का हो चाहे व्यापम का एग्जाम हो, आप यूपीएससी का करंट अफेयर पढ़ोगे बैठ करके तो आप एमपीपीएससी में करंट अफेयर का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा, इससे नहीं। क्योंकि इसमें जो प्रश्नों के बनने का नेचर है वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस है, बहुत ही सधे हुए क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर करंट अफेयर भी हम 1 घंटे बैठ करके कर रहे हैं सॉल्व, हमें लगता है कि हमने बहुत सारा करंट अफेयर कर लिया, फिर उसके 1 महीने बाद हम फिर मंथली करंट अफेयर भी कर रहे हैं, फिर हम ईयरली भी कर रहे हैं, और करंट अफेयर के क्वेश्चन जाके गलत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारा एनालिटिकल पावर तो ठीक है, चलो ज्ञान हमारे पास खूब मिल रहा है, लेकिन उस ज्ञान का जब हम पेपर में हमें कोई लाभ नहीं मिलना तो वो लेने का कोई मतलब नहीं। तो पहला प्रश्न आप क्लियर करो कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो क्लियर है तो उससे रिलेटेड कंटेंट पर ही फोकस करो। ठीक है, यदि आपका ये चीज क्लियर है कि मेरे को ये 2 एग्जाम में फोकस करना है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और जो हमारा कर्मचारी चयन मंडल हो गया है व्यापम पीवी, उसके एग्जाम को फोकस करना है, तो करंट अफेयर्स भी बिल्कुल वन लाइनर फैक्ट और सीधा साधा हुआ होना चाहिए, उससे जुड़ी हुई जो हमारी चीजें हैं। ज्यादा डिटेल्स में जाना है तो आप मध्य प्रदेश शासन की जो योजनाएं हैं, थोड़ा सा है, क्योंकि एग्जाम का समय पास आ रहा है, 5 जनवरी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और भटकाव भी यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। बुक शॉप और फोटोकॉपी शॉप पे भीड़ भी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। 5 जनवरी के बाद से अच्छी भीड़ होने वाली है फोटोकॉपी शॉप पे और बुक शॉप पे, आप लोग बहुत बुक्स खरीदने वाले हैं। तो बात होती है यदि ये चीज हमारा क्लियर है, विजन क्लियर है कि हमें एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आप पिछले 5 वर्षों के इन दोनों के पेपर, इसमें तो हुए ही नहीं खैर 5 वर्षों में, इसके आप पिछले जो भी पेपर हुए हैं और एमपीपीएससी के भी हाल ही में लगातार पेपर हुए हैं, तो आप इन पेपरों पे उठा करके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो चाहे कोई भी हो, पर आप करंट अफेयर हम कर रहे हैं तो करंट अफेयर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो करंट अफेयर के आप इनके प्रश्न उठा करके देख लीजिए। आपको योजनाओं के अलावा किसी में भी ज्यादा डिटेल्स में वो नहीं गए हैं, किसी भी में नहीं गए, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वहां पे। एनालिटिकल क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपकी योजनाओं में आते हैं। मैंने आपको बार बार कहा है कि एडीपीओ का पेपर आप लोग एक बार देखिए, इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर देखिए, मेडिकल सर्विस का पेपर देखिए जो कि पीएससी ने लिया है, वहां पर आपको क्वेश्चंस का नेचर दिख जाएगा। जिनमें वो डिटेल्स में गए हैं तो वो मध्य प्रदेश शासन की या भारत सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनमें थोड़ा सा डिटेल्स में गए। जैसे हमने पिछले दिनों करंट अफेयर में आपसे पूछा था, 55 लीटर जल की मांग सब पूर्ति की जाएगी, ठीक है, पेयजल की, जल योजना पे, हर घर जल योजना जो चल रही है। तो उसी प्रकार से करंट अफेयर में भी आप लोगों को वही प्रश्न लेकर के हम इस करंट अफेयर में आ रहे हैं, जहां पर हाँ ये बात सही है कि हमारे जो व्यूज जा रहे हैं वो 1000 से 1200 के आसपास व्यूज जा रहे हैं, 1 लाख व्यूज, 1.5 लाख व्यूज नहीं जा रहे हैं। आप व्यूज के चक्कर में मत पड़िए, केवल उन्हीं प्रश्नों को करिए, 1.5 घंटे 2 घंटे क्लास नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आपकी क्लास ज्यादा से ज्यादा हार्डली 30 मिनट जाती है, 30 मिनट से ऊपर नहीं जाती है, 30 मिनट जाती है, जिसमें से 5 मिनट की हमारी और आपकी बातचीत भी हो जाती है, तो यदि जोड़ा जाए तो 20 मिनट की ऑन एन एवरेज क्लास रहती है। पीडीएफ भी हम इसकी टेलीग्राम में डाल देते हैं। तो आप लोग केवल यदि इस 20 मिनट का समय दे रहे हैं दिन भर में, तो इतना करंट अफेयर हम करा रहे हैं कि वहां से आपके प्रश्न पहुंच जाएंगे। अब यदि ये पूछ ले कि जॉय बाइडेन नवंबर में कहाँ किस देश की यात्रा किए थे, तो ये सरप्राइज क्वेश्चन है, इनसे सिलेक्शन किसी का ना तो होता है ना तो किसी का रुकता है। क्योंकि कई बार पूछा गया है कि कब उसने उसने क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अलग होने के लिए कहा था, काफी पहले पीएससी में एक प्रश्न आया था, डोनाल्ड ट्रंप ने किस माह में उसमें यूनेस्को से अलग होने के लिए बोला था, ये ऐसा कुछ प्रश्न था। अब उसके पीछे सब पड़ गए, उस क्वेश्चन से किसी का सिलेक्शन भी नहीं हुआ है आज तक, ना ही किसी का रुका है वो एग्जाम। तो ऐसे प्रश्न रहेंगे, कुछ प्रश्नों की संभावना रहती। इस बार भी आया है, इंदौर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, इस प्रश्न का न्यूज में भी काफी रहा, अखबारों में भी आया है, लड़कों ने डिबेट भी करी कि अब ये प्रश्नों का स्तर है। ये 1 से 2 प्रश्न ऐसे होते हैं, ये हमने आपसे उस दिन न्यूज पढ़ने के बाद भी कहा था कि ये 2 से 3 प्रश्न आपको वहां मिलने हैं जाने के बाद, लेकिन उनसे आपका सिलेक्शन होना या रुकना नहीं है। वो प्रश्नों का उद्देश्य ही केवल आपको परेशान करना होता है ताकि आप डाइवर्ट हो बाकी के क्वेश्चन से, यही तो परीक्षा है और क्या है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि आयोग ने वहां पे गलत किया ऐसा प्रश्न पूछ करके, क्योंकि वो प्रश्न तो उसने सही पूछा, इंदौर कांग्रेस का तो अध्यक्ष कोई रहा होगा, आपने नहीं पढ़ा, आपकी गलती। लेकिन अब आप उसमें पीएचडी करने बैठ जाओ, सारे कांग्रेस अध्यक्षों के नाम रट डालो, महाकौशल प्रांत का रट डालो, मालवा प्रांत का रट डालो, इसके बाद बुंदेलखंड के प्रांत के अध्यक्ष रट डालो, ग्वालियर के रट डालो। ये अब आपकी अपनी कैपेबिलिटी है, यदि आप रट लेते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। कभी ना पूछा जाएगा तो आप गाली देंगे आयोग को कि इसने पूछा ही नहीं, मैंने रट लिया।
तो ऐसे प्रश्नों में हमें पीएचडी नहीं करनी है। हमें जो सिलेक्शन होता है, हार्डली देखा है कि यदि किसी के 76 नंबर हैं तो वो एमपीपीएससी हो, व्यापम हो, इनमें अंदर है। 76% क्वेश्चन करने वाला, 80% करने वाला फुल सिक्योर होता है। तो आपसे ये 20% के पीछे क्यों पड़े, इसमें से 10% के पीछे क्यों पड़े? आपके ये तो सही होने चाहिए, तो 80% आपके प्रश्न क्यों नहीं हुए फिर सही? तो प्रश्न आप स्वयं से पूछिए, आपको आधा उत्तर मिल जाएगा। जैसे ही आप अपने आप से ये प्रश्न करेंगे कि वो प्रश्न मेरा गलत हुआ तो बाकी मेरे क्यों नहीं सही हुए, तो ये स्वयं से प्रश्न पूछना है, आधा उत्तर आपको मिल गया। क्यों? क्योंकि आपने पिछले वर्ष ऐसा ही एक प्रश्न आया था जिसके पीछे आपने पीएचडी कर डाली। बाकी के जो एक स्टैटिक पोर्शन होता है जहां से सामान्यतः प्रश्न बनते हैं, उनमें हमने मेहनत करी ही नहीं। तो ये करंट अफेयर में आपको बीच बीच में हम गाइडेंस देते रहते हैं और आप लोगों को सचेत करते रहते हैं। आप अपनी ऊर्जा का जो उपयोग है सिलेबस पे लगाइए, अनावश्यक रूप से ऑनलाइन क्लासेस में ज्ञानवर्धन चीजों पे मत लगाइए। बिल्कुल समय नहीं है। आपसे ये पिछले करंट अफेयर आप उठा लीजिए 3 महीने पहले के। हमने आपसे लगातार बीच बीच में एक सप्ताह में आपका 10 मिनट बर्बाद मैंने हर सप्ताह किया होगा इन्हीं चीजों के लिए कि आपको वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। आपको ऑनलाइन क्लासेस हो या बाकी चीजें जो चल रही हैं वहां पे यूट्यूब पे डिस्कशंस चल रहे हैं, ग्रुप डिस्कशंस चल रहे हैं, इनसे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। जिन लड़कों का सिलेक्शन होगा वो एक दिन एकदम से आपको नए दिखेंगे लिस्ट में। क्यों? क्योंकि वो आप जब इन सब चीजों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं तो वो अपना सिलेबस लेकर के, बुक्स लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत फोकस्ड होते हैं वो स्टूडेंट्स। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं कि 2019 की जब से घोषणा हुई है कि ये एग्जाम अभी पोस्टपोन किया जा रहा है, कोर्ट में केस है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ आपसे, मैं ऐसे कम से कम 5 से 6 स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो आज भी ये मान करके 2019 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि फरवरी में एग्जाम होगा। जबकि आपको मालूम है आयोग ने बाकायदे नोटिफिकेशन डाला है कि एग्जाम अभी पोस्टपोन किए जाते हैं, फॉर्म भरना। तो उनका ये कहना है कि फॉर्म भरना पोस्टपोन किया गया है, ना कि एग्जाम पोस्टपोन किया गया है। दो बातें होंगी, या तो होगा या तो नहीं होगा। वो ये मान के चल रहे हैं होगा, क्योंकि उसने ये नहीं कहा है कि एग्जाम हम नहीं लेंगे, क्योंकि जिस दिन वो एग्जाम लेगा उस दिन हमारी तैयारी कितनी है। तो इसी प्रकार से आप लोगों के भी मन में रहना चाहिए, आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, बाकी चीजें करिए, लेकिन करंट अफेयर्स में आप अनावश्यक समय मत व्यतीत करिए। मैंने आपसे एक चीज और बोली थी कि एग्जाम गुरु जी आपके ईयरली करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह एमपी का हो, चाहे नेशनल प्लस इंटरनेशनल का हो, ये पूरे आपके परीक्षाओं से पहले समय पर करा देगा जब आपको जरूरत होगी। एमपीपीएससी के पहले भी हमने करवाया था, आपके एग्जाम से 1 महीने पहले हमने करंट अफेयर आपका कंप्लीट करा दिया था। और वही समय होता है करंट अफेयर पढ़ने का, बाकी का तब तक आप अपना स्टैटिक पोर्शन पढ़िए। तो अभी केवल करंट अफेयर के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको उस समय मेमोराइज करने में, उसको याद करने में समस्या ना जाए। अनावश्यक करंट अफेयर्स का एक जखीरा मत दिमाग में बैठाइए, ठीक है? तो खेलो इंडिया गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा करी है कि हम 5 लाख रुपए देंगे, और भी बहुत सारी घोषणाएं करी थी, वो हमने आपको वहां बता दिया है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन ये राशि महत्वपूर्ण हो जाती है थोड़ा सा, क्योंकि सरकार के द्वारा की गई घोषणा है, पेपर भी सरकारी बनने वाले हैं इस बार, तो हो सकता है आपसे ये सब चीजें पूछ ली जाए। हाल ही में मध्य प्रदेश के देश में शीर्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए एक नीति का विमोचन किया गया है, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2022। प्रदेश में सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग की स्थापना के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद ने आईआईटी गांधीनगर के साथ एक एमओयू साइन किया है। मध्य प्रदेश में होने वाला जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5.0, इसमें साइकिलिंग दिल्ली में आयोजित की जाएगी। एकमात्र खेल है जो कि मध्य प्रदेश के बाहर होगा, 8 जिलों के बाहर, दिल्ली राज्य में होगा। परिधि जोशी हैं, इन्हें विक्रम पुरस्कार दिया गया है घुड़सवारी में। बढ़ते हैं आगे की तरफ। निम्न में से कौन लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र, जिसने लोकायुक्त विधेयक जो है पारित किया है। 28 दिसंबर को महाराष्ट्र की विधानसभा चल रही थी, वहां पर ये पारित किया गया। लेकिन इसमें जो मुख्य बात है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में ये लाया है, और ये ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है, ठीक है? विधेयक का इसमें कुछ प्रावधान है, सभी प्रावधान हमें नहीं पढ़ने हैं क्योंकि ये महाराष्ट्र के हैं, तो हमें ये याद रखना ये पहला राज्य है। तो अब ये क्या होगा कि मुख्यमंत्री के लिए यदि आप कोई जांच शुरू करने हो तो लोकायुक्त को पहले विधानसभा से मंजूरी लेनी होगी। देखिए अब इन्होंने बड़े मजेदार चीज है, विधानसभा में कौन रहेगा बहुमत में? मुख्यमंत्री रहेंगे।
तो विधानसभा से इन्हें मंजूरी लेनी होगी। इस तरह के प्रस्ताव के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी, जो कि मुझे ऐसा लगता संभावना नहीं है कि कोई बहुत बड़ा करप्शन नहीं होगा। तो क्योंकि आधे से ज्यादा विधायक तो किसके पास होंगे, जिसकी सरकार होगी, जिसके खिलाफ आप जांच बैठा रहे हो, तो 2/3 बहुमत कहाँ से आप लेकर के आओगे। अब कुछ तो इनके साथ मिल भी जाएंगे, क्योंकि उनके भी कुछ ना कुछ रहे होंगे। ठीक है, तो लोकायुक्त का एक अध्यक्ष होगा जो किसी उच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। लोकायुक्त में अधिकतम कितने सदस्य? 4 होंगे, 2 न्यायालय से होंगे। लोकायुक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति होगी जिसके द्वारा की जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष, विधानसभा और परिषद में विपक्ष का नेता और मुख्य न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मनोनीत न्यायाधीश सदस्य होंगे। चयन समिति किसी की अनुपस्थिति में लोकायुक्त सदस्य की नियुक्ति भी अमान्य नहीं होगी। यानी कोई उपस्थित है, मान के चलो विपक्ष के नेता बोल दिए हम नहीं आ रहे, मुख्य न्यायाधीश बोल दिए हम भी नहीं आ पा रहे, तो ये जो बाकी के यहाँ पे बैठे हुए हैं ये सभी के सभी एक सरकार के हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो नियुक्ति अमान्य हो जाएगी, वो मान्य रहेगी। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे है। महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। तो लोकपाल कितना कठिन बनाया है, यहाँ से हमें ये पता चल जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 संयुक्त रूप से दिया गया संदीप सेन और शोभना कुमार को। डिटेल्स देख लेते हैं। ये पुरस्कार जो शुरू हुआ था 2018 में शुरू हुआ था, ये बुंदालों ने विश्व शांति साहित्य कला क्षेत्र के लिए मानवाधिकार के एक मंच के रूप में किया था। इसमें जो राशि दी जाती है इस बार जो दी जा रही है वो $10,000 दी जा रही है। कोविड के टाइम में ये घटा करके $5,000 कर दी गई थी, इस बार $10,000 दी जाएगी। और 2021-22 के में संदीप सेन को फॉर मेंडल एंथ्रोपिसेन के लिए, और शोभना कुमार को हाइबुन संग्रह, जो कि कोविड के समय पे जो एक कविता लिखी गई है, हाइबुन संग्रह एक कविता है जो कोरोना काल पे लिखी गई थी, उस समय पे जो चीजें घट रही थी उस पर लिखी गई है, लाल नदी, तो उस पर ये दी गई है। और सामाजिक उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ये इस बार जो दिया गया है संजय राय को दिया गया है। इनका जयपुर एक लिटरेचर फेस्टिवल है, काफी अच्छा फेस्टिवल होता है लिटरेचर के रूप में, और बड़े बड़े इसमें राइटर्स आते हैं, तो ये इसके संजय राय को दिया गया है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 में पहली बार हवाई युद्ध अभ्यास हो रहा है वीर गार्जियन 23। ये किन 2 देशों के मध्य आयोजित होगा? तो ये भारत और जापान के बीच आयोजित होगा, और ये वायुसेना का पहला अभ्यास होगा, और ये 10 दिनों तक चलेगा, जिसमें द्विपक्षीय लड़ाकू हवाई अभ्यास किए जाएंगे। सभी हवाई जो इतने हमारे ये युद्धाभ्यास होते हैं, सभी का अपना एक उद्देश्य होता है, समझ को बढ़ावा देना, रक्षा सहयोग को मजबूत करना। इसके अलावा यदि आप बात करो तो भारत और जापान के बीच जो अन्य रक्षा अभ्यास होते हैं, एक होता है जिमैक्स होता है, सिन्यू मैत्री होता है, धर्म गार्जियन हमारा हो ही गया, ये शुरुआत हो रही है वीर गार्जियन की। धर्म गार्जियन पहले से चल रहा था, मिलन अभ्यास भी चल रहा था, मालाबार अभ्यास जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित रहते हैं। तो भारत और जापान के बीच में ये आयोजित होगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। निम्न में से कौन सा संस्थान G20 साइंस वर्किंग ग्रुप के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा? ये करेगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। इसका आयोजन भोपाल में भी होगा। मैंने आपको ये पिछले करंट अफेयर में पढ़ाया था कि इसका जो सचिवालय रहेगा वो क्या रहेगा? बेंगलुरु रहेगा। बाकी के ये अलग अलग शहरों पे आयोजित किए जाने वाले हैं। इसका उद्देश्य है और थीम है इस बार की नवोन्मेषी सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान। अगरतला, लक्षद्वीप, भोपाल में इसके बाकी के जो इसके आयोजन होंगे वो यहाँ पे होंगे। और विज्ञान का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, इसको हल्के में नहीं लेना है, आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये मेनिट में होने वाला, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो मेनिट का नाम याद रखेंगे। IISF का प्रोग्राम होगा ये। और G20 का एक तरह से ग्रुप होता है ये विज्ञान का। ये G20 की जो समिट होती है उसके जस्ट पहले ये आयोजित किया जाता है। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 में। सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता दी है। बिल्कुल सही बात दी है, लेकिन इसका संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाएगा? तो इसका जो संचालन किया जाएगा युवा मामले और खेल और युवा खेल मंत्रालय होता है हमारे यहाँ, जिसमें खेल मंत्रालय आता है, उसके अंतर्गत चलता है खेल विभाग, जिसमें ई स्पोर्ट्स का संचालन किया जाएगा। और इसको आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी गई है। ई स्पोर्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। इसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा जो संविधान अनुच्छेद 77 था, इसमें प्रावधान था, उसको क्या कर दिया गया है, संशोधन को मान्यता दे दी गई है। अब इसमें नियमों में बदलाव किए जाएंगे। और जकार्ता में क्या हुआ था 2018 में जो एशियाई खेल हुए थे, इसमें ई खेल को सम्मिलित किया गया था। इसके बाद एक डिमांड उठ गई थी। ई खेल एक तरह से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप देख रहे होंगे आपके आसपास एक वर्चुअली क्रिकेट हो रहा है, वर्चुअली फुटबॉल भी आयोजित हो रहा है,
बाकी के गेम्स तो चलते ही हैं, लेकिन अब क्या बैडमिंटन वगैरह भी, अभी लूडो सबसे ज्यादा चल रहा है, आप देख रहे होंगे, है ना। आपको गांव गली में आप लोग भी खेलते होंगे, काफी लोग लूडो मोबाइल पे डाउनलोड करके 2 लोग 4 लोग बैठ करके खेलते रहते हैं। तो वो वर्चुअली स्पोर्ट्स है। तो उसी प्रकार से इसको अब क्या है, मान्यता नहीं दी गई थी, अब मान्यता दे दी जाएगी। तो अब उसका अलग सिक्योरिटी उसकी रखी जाएगी कि जो खिलाड़ी बैठे हों उसको किसी प्रकार से हैक ना करें। तो अब इसके साथ ही क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है वो भी ई खेलों को बढ़ावा दे रही है। और 2023 में जो सिंगापुर में पहला ई स्पोर्ट्स सप्ताह भी मनाया गया था, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह। तो भारत को भी इसमें पीछे नहीं रहना था, क्योंकि अभी हमारे यहाँ मान्यता नहीं मिली थी, इस वजह से वो लोग पीछे रह जा रहे थे। तो अब उसको भी सम्मिलित किया जाएगा। अगले साल जो चीन में एशियाई खेल होंगे वहां पर भी ई खेल शुरुआत हो जाएगी। और इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो है स्पोर्ट्स की गेमिंग शब्द के तहत क्लब में ना करने के लिए लड़ाई लड़ रही थी, अब इसको गेमिंग क्लब में ला दिया गया है। अब इसमें निर्धारित होगा, पूरा एक कानून बनेगा किन्हें क्लब में शामिल किया जाएगा और किन्हें नहीं किया जाएगा। पता चला आप आईजीआई चालू कर दिए वहां पे, तो वो नहीं होगा उसमें। हमारे जो ऐसे स्पोर्ट्स जो किसी बोलते हैं ना दुर्घटना को या बाकी मारपीट को बढ़ावा नहीं देंगे, उन्हीं को सम्मिलित किया जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। और यदि आप एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं या आप इसके साथ ही में व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मैथ जनरल मैनेजमेंट और इंग्लिश के कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये ऑफर के साथ मिल रहे हैं। आप एग्जाम गुरु जी के प्लेटफॉर्म से इन्हें परचेज कर सकते हैं। आगे की तरफ मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में, हाल ही में मध्य प्रदेश में एनआईए का एक थाना स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है भोपाल में। महिला थाना कई बार पेपरों में पूछा जाता था, हम सभी ने रट्टा मार मार के उसको रट ला रहा है कि महिला थाना कहाँ पर स्थापित किया गया था, भोपाल में। तो इसी प्रकार से एनआईए का थाना जो स्थापित किया गया है भोपाल में किया गया है। और ये क्यों किया गया, 2024 तक प्रदेश के, हमारे देश के सभी राज्यों में एक एक एनआईए के थाने स्थापित किए जाएंगे। एनआईए क्या है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। एनआईए की रेड पड़ती है आतंकवादी गतिविधियों के लिए, किसी प्रकार की हेराफेरी के लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोई नियम तोड़े जाते हैं तो उसके लिए। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए केंद्र सरकार की एक एजेंसी होती है, जिसके लिए राज्य सरकार की उनको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत विस्तृत क्षेत्र है इसका, पूरा का पूरा ये कानून है। तो अब ये जो स्थापित किया गया है, ये पुलिस थाना जहांगीराबाद है, वहाँ पे ओल्ड क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे स्थापित किया गया है। इस थाने के अंतर्गत ये अपने लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संपूर्ण मध्य प्रदेश रहेगा, इसका जो कार्य क्षेत्र रहेगा। ये पहली बार है, अदरवाइज थाने थाने की लड़ाई हो जाती है, बीच गली में एक्सीडेंट हो जाए तो ये मेरे थाने का नहीं है, ये तेरे थाने का है। यहाँ पर ये नहीं होगा, क्योंकि ये बोलेगा ये पूरा प्रदेश मेरे थाने का है। ठीक है, तो यहाँ का जो थानेदार होगा उसको पूरा स्टेट मिलने वाला है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो एनआईए का अधिनियम जो है, शुरुआत कब जो अधिनियम लाया गया था, ये 31/12/08 को लाया गया था। अगर ये हुआ था जब हमारे यहाँ मुंबई कांड हुआ था, उसके जस्ट बाद इसकी डिमांड उठी थी। और ये मुख्यतः जो है केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करता है, और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। इसमें गृह मंत्रालय राज्यों से विशेष अनुमति के बिना भी राज्यों में आतंकवाद से संबंधित यदि कोई अपराध होता है तो उसकी जांच करने का उसको अधिकार है। वो अपराध किसी भी प्रकार का हो सकता है, या किसी आतंकवाद में पैसों को बढ़ावा देना, पैसा आप फंडिंग कर रहे हो तो भी आपके यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो अलग अलग है, पूरे विस्तृत है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। गढ़कुंठार महोत्सव का मध्य प्रदेश किसके किस जिले में मनाया जाता है, तो ये मनाया गया है इस बार निवाड़ी जिले में। प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला त्योहार है, महोत्सव है। ये 27 से 29 तक 3 दिन के लिए मनाया जाता है। और यदि आप बात करो तो ये निवाड़ी जिले में मनाया जाता है। और उस्ताद अलाउद्दीन खां जो हमारा संगीत कला एकेडमी है, साथ में वहाँ का जिला प्रशासन भी हो जाएगा, और मध्य प्रदेश शासन का संस्कृति मंत्रालय, ये तीनों मिलकर के इसका आयोजन करते हैं। और वहाँ पर बुंदेलखंड लोक संस्कृति है, उसके गीत वगैरह होते हैं, वहाँ पर नृत्य होते हैं, वहाँ का बधाई नौरता बरेदी नृत्य हो गया, इन सब चीजों का आयोजन किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो गढ़कुंटार है ये हमारा जो आधुनिक बुंदेलखंड है, उसके पहले जब निवाड़ी जिला नहीं बना था, बहुत पहले की बात है, जब ये 1181-82 के आसपास, उसको जो कहा जाता था, आपसे यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है, ये जुझैती प्रदेश या इसे जुझैती खंड भी कहा जाता था, जो बाद में बुंदेलखंड बना। ठीक है, तो वहां का क्या था, वहां की राजधानी थी। तो गढ़कुंटार में एक स्वतंत्र हिंदू जो हमारे राजा थे, खंगार राज्य की उन्होंने स्थापना करी। तो खंगार राज्य की स्थापना किसने करी थी, ये करी थी, किसने करी थी, यदि आपसे कभी पूछा जाएगा तो ये जय सिंह ने करी, महाराजा खेत सिंह खंगार के द्वारा की गई थी। ये रहने वाले यहाँ के नहीं थे,
ठीक है। ये यहाँ पर आकर के बस इन्होंने 1182 में, ठीक, इनका पृथ्वीराज सिंह जो चौहान थे उनके बहुत अच्छे मित्र भी कहे जाते थे। उनके एक जो सर्वश्रेष्ठ सेनापति होते उनमें इनकी गिनती होती थी। तो इन्हें काफी इनके अंदर शौर्य था, इन्होंने बलिदान किया। इसके इनके जमाने में उसमें तुगलक के साथ भी इनके समय लड़ाई हुई थी, और इन्होंने ही जो गढ़कुंटार है इसको प्रथम राजधानी बनाने का इनको श्रेय दिया जाता है। और इसके बाद जो ये राजधानी है ये ओरछा ले जाई गई थी। आप कमेंट करके बताएंगे कि गढ़कुंटार को ओरछा कौन लेके गया था, उसको राजधानी ओरछा किसने बनाई थी। इनके बाद जो राजधानी थी गढ़कुंटार के बाद वो ओरछा बनी थी। तो इसका श्रेय किसको जाता है, आप सभी को नाम उनका याद है, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो गढ़कुंटार महोत्सव बनाया गया है, और इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि अब ये चर्चाओं में बना हुआ है, तो इसके बारे में डिटेल्स आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और जल्दी मैं इसके लिए आपको एक प्रॉपर डिटेल और भी लेकर के आऊंगा, उस पर एक प्रश्न भी होगा। और ये गढ़कुंटार का एक महल है जो निवाड़ी जिला के लगभग वहां से 20 से 25 किलोमीटर के आसपास है वहां पे। और जब यहाँ पे तुगलक का आक्रमण हुआ था, तो उस समय पे क्या हुआ था कि बहुत सारी यहाँ जो महिलाएं थी उन्होंने जौहर किया था। वो जौहर कुंड भी है यहाँ पे इसी के अंदर ही वो बनाया गया है, वो है। आगे की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में। मध्य प्रदेश के किस जिले में 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है उज्जैन में। ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है ये सुजलाम जल महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पर क्या किया गया है कि हमारे यहाँ की जितनी भी नदियां हैं, 311 के आसपास नदियां बताई गई हैं, प्लस भारत की जो 20 प्रमुख नदियां हैं उनका सभी का जल ला करके लोगों को, मेन उद्देश्य क्या है कि जल का बचाना, जल का संरक्षण करना। बाकी चीजों पर यहाँ पर काफी सारे विचार विमर्श होंगे, उसके बाद क्या होगा कि एक कंक्लूजन निकाला जाएगा। इसका बहुत बड़े स्तर पे आयोजन किया जा रहा है, उज्जैन जिले में किया जा रहा है। उज्जैन के पास ही एक गांव है, वहां पे आयोजित किया जा रहा है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है भारत सरकार के, तो गजेंद्र सिंह शेखावत है, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 9 में। निम्न में से किसने छठी एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो ये जीता है लवलीना गोहेन ने। ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये तेलंगाना की रहने वाली है। अब इन्होंने क्या है कि भोपाल में जो अभी छठी मुक्केबाजी चैंपियनशिप महिलाओं की चल रही थी, उसमें इनका ये पहला राष्ट्रीय मुक्केबाजी का चैंपियनशिप खिताब है। और इन्होंने जो है रेलवे की जो सबसे ज्यादा पदक जीती है, रेलवे टीम जीती है, 10 पदक के आसपास जीती है। तो इसमें से जो अनामिका थी उनको इन्होंने 4-1 से हराया 50 किलोग्राम के भार में। और ये 5 बार ये खिताब जीत चुकी हैं, किसके, विश्व कप का जो खिताब जीती है 5 बार जीत चुकी हैं। और प्रतियोगिता में रेलवे ओवरऑल चैंपियन रहा है। मध्य प्रदेश इसमें द्वितीय स्थान पे रहा, उप विजेता रहा है 8 पदकों के साथ में। खेल मंत्री कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर है, मध्य प्रदेश के यशोधरा राजे सिंधिया है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 10 में। निम्न में से कौन एक जिला मध्य प्रदेश के 5 प्रमुख रक्षा जंक्शन जिलों में नहीं है, तो वो है उज्जैन, जबलपुर, कटनी, इटारसी। ये सभी हमने रक्षा से जुड़े कौन कौन से संस्थान है, क्या है, हमने हमेशा याद करके रखा है। मध्य प्रदेश में होने वाला है इन्वेस्ट समिट, 11-12 जनवरी को 2023 में आयोजित किया जाएगा इंदौर में। तो यहाँ पर बात हो रही है लोगों को आकर्षित करने के लिए कि मध्य प्रदेश में 5 मेजर डिफेंस नोड्स हैं। नोड्स का मतलब होता है श्रृंखला है या उससे जुड़े हुए क्षेत्र हैं। तो कौन कौन से हैं, एक तो ग्वालियर से जहां पर हमारे यहाँ आर्म्स और एम्यूनिशन के प्रूफ बनते हैं, साथ में कटनी है जहाँ पे मिसाइल प्रोपेलेंट्स प्लांट है, जबलपुर जहाँ पे डिफेंस व्हीकल और आर्म्स इक्विपमेंट बनते हैं, ठीक है, इटारसी यहाँ पे एलॉय फॉर एम्यूनिशन कैटेगरीज है, भोपाल में रिसर्च टेस्टिंग सेंटर है, ठीक है। वहीं पर ग्वालियर, ग्वालियर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ग्वालियर में एरोस्पेस भी है। तो यहाँ पर अभी पहला प्राइवेट जो है छोटी बंदूकें जो बनती है, माउजर गन बनती है, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेंटर डाली गई है। ये पहली सेंटर है, ठीक है, तो मालनपुर में डाली गई है। तो अब डिफेंस को आकर्षित करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बात करी थी हमने कल, आपको एक प्रश्न दिया था, मनुआ भान की टेकरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये स्थित है भोपाल में। आप सभी के उत्तर बराबर मिल रहे हैं आप, और इस बार मैं यहाँ पे नहीं ले ला पाया हूँ, कल मैं जरूर रखूंगा कि किसने किसने क्या क्या आंसर दिया था, उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगा। तो क्या है कि इसका जो आंसर था भोपाल था। आप सभी ने आंसर दिए हैं, जो लोगों ने भी इसके आंसर दिए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। एग्जाम गुरु जी की तरफ से उनको हार्ट और लाइक दे दिया गया था। बाकी के लोग उन आंसर्स को जरूर पढ़ेंगे, कुछ ने तो बहुत सारी डिटेल दे दी है, 1.5 पन्ने की उतनी डिटेल नहीं देनी है हमें। 5 से 6 पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स और मुख्य पॉइंट्स लिखने हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाया करो आप लोग, एक एक 1.5 पेज की डिटेल नहीं लिखनी है हमें, ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट्स,
वो पॉइंट्स जो आपको लगता है कि ये लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, कुछ नया है, वो पॉइंट्स आपको लिखने हैं यहाँ पे। इससे संबंधित आप सभी ने जानकारियां शेयर करी थी। और करंट अफेयर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि जो हमारे वार्षिक करंट अफेयर्स होने वाले हैं, ये सभी के सभी अलग अलग विषयों में अलग अलग क्लासेस रहेंगी। बिल्कुल उनको हमने बांट दिया ताकि आप में होच पोच ना हो, चीजें मिले ना आपस में। उसको हमने बिल्कुल अलग अलग कैटेगराइज करके हम उसको अलग अलग दिन क्लास करेंगे। एक दिन में एक क्लास होगी ताकि आपको वो चीजें याद रहे कि हम रक्षा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आईटी पढ़ रहे हैं, तो फिर अगले दिन हम पढ़ेंगे खेल, तो उस दिन सिर्फ खेल के प्रश्न सम्मिलित किए जाएंगे। तो अलग अलग दिन क्लासेस होंगी, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, धीरे धीरे हम करंट अफेयर्स करेंगे, प्रश्न हमसे बनने चाहिए। ठीक है, एक दिन में सारा नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, लेकिन वो हमारा मजबूत होना चाहिए। तो इन क्लासेस को आप लोग नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे, लाइक कर देंगे, और आप लोगों को लगता है कि कुछ क्लासेस में छूट रही है तो कमेंट करके जरूर बता दें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आप सभी के लिए आज का होमवर्क, अगले होमवर्क में आप सभी के आंसर्स लेके आऊंगा। मेरे से गलती हो गई है, जल्दबाजी में मैं उसको देख नहीं पाया, लेट हो रहा था काफी ज्यादा। और तो जनजाति परिवारों के लिए चलाई जा रही आहार अनुदान योजना में कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है आहार अनुदान योजना। जनजाति परिवारों के लिए चलाई जा रही है। कुछ जनजातियां उसमें सम्मिलित हैं, वो 3 जनजातियां हैं। एक जनजाति ऐसी जो नहीं सम्मिलित है। तो राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताना है, उस जनजाति के बारे में बताना है, इस आहार अनुदान योजना के बारे में बताना है। कब से शुरू हुई थी, क्या उद्देश्य है इसके, किस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, ये भी बताना है। राइट आंसर जो नीचे देगा एग्जाम गुरु जी उसको क्या देगा, लाइक देगा। लेकिन जो उसके साथ ही जो मैंने आपसे प्रश्न किए उसका उत्तर देगा उसको एग्जाम गुरु जी हार्ट देगा। और जिनके आंसर आप पढ़ते हैं अच्छे होंगे, हार्ट देता है, पढ़ने के बाद उनको लाइक जरूर करें। आज काफी सारे लोगों ने मैंने देखा है कि ये आंसर्स में लाइक किया था, 8-8 9 लाइक थे सभी के में, लेकिन थोड़ी संख्या कम है, बढ़ाइए। आपके मित्र हैं, काफी अच्छे आंसर्स लिखते हैं, आप लोग उनको लाइक किया करें। उनको आपने उनका ज्ञान का आपने प्रयोग किया, उन्होंने आपको एक जानकारी दी, आपने उसको पढ़ा, आपको जानकारी मिली, ये हमारा काम है धन्यवाद देना। एक गिलास कोई पानी भी देता है तो हम उसको धन्यवाद बोलते हैं, वो तो इतना सारा ज्ञान दे रहा है, तो उसको धन्यवाद बोलना जरूरी हो जाता है, जरूर दीजिए। और इसकी पीडीएफ नीचे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा। और करंट अफेयर आपको कैसा लग रहा है, कुछ कमियां हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, आपका स्वागत है। मुझसे गलती हो गई, मैं आप लोगों के जो आंसर थे वो सम्मिलित नहीं कर पाया इस बार, मैं कल जरूर करूंगा, पक्का करूंगा। करंट अफेयर पसंद आ रहा है तो उसको शेयर जरूर करें, लाइक करें। कोई रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर बताएं, एग्जाम गुरु जी इसको फुलफिल करेगा। हमारी और आपकी मुलाकात अगले करंट अफेयर्स में होती है, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। ठंड बहुत है, कान बंद करके कंबल ओढ़ करके पढ़ाई करें, सोना नहीं है, आधे पेट खाना खाना है, लेकिन पढ़ाई पूरी करनी है। ठीक है, फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।